तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर। मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रबल अवानिया और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं अरमान, जिन्होंने NIACL AO 2021 क्रैक किया है। एक चीज और जो बताने वाली है वो ये है कि SBI PO ये ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं और वहां पर वर्किंग है। और इससे भी पहले इन्होंने 3-4 एग्जाम क्रैक करे हैं, जैसे SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, IBPS PO। तो वेलकम अरमान एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, जस्ट दैट यू इनवाइटेड मी हियर। आपने हमको इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर बायजू एग्जाम प्रिप का मैंने काफी यूज किया था अपने प्रिपरेशन में, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे प्रिपरेशन में। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे कांटेक्ट किया गया कि आप एक्चुअली आइए और एस्पिरेंट को बताइए और हेल्प कीजिए कि जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट हैं वो कैसे खुद को सक्सेस कर सकते हैं इस लाइन में, क्योंकि बहुत ज्यादा कटथ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया ताकि मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर कर सकूं अदर एस्पिरेंट्स से बायजूस के थ्रू से। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक सबसे पहले आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जी फैमिली सर। बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने सोचा कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। सर एक्चुअली मैं बिहार का एक जिला सिवान, मैं सिवान से हाँ। बिलोंग करता हूँ, जो बेसिकली यूपी से बॉर्डर शेयर करता है। हम्म। और मेरा फादर मदर वहीं पे, मेरी मदर। एंड उसके अलावा सर, जहाँ तक मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है सर, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 21 के बिगिनिंग में ही कंप्लीट किया था। और मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स था, मीन्स अकाउंट से मैं ऑनर्स अपना सब्जेक्ट कंप्लीट किया। और जब मैं सर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उससे पहले ही मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे बैंकिंग और लाइन में आना है, क्योंकि मुझे लगता है सर कि लाइफ में 3 चीज बहुत जरूरी है। हर आदमी को रेपुटेशन चाहिए होता है, कहीं ना कहीं हर आदमी चाहता है। दूसरी चीज की, अगर हम एज एन इंडिविजुअल हम चाहते हैं कि हमारा जॉब सिक्योरिटी हो बिल्कुल। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, और साथ साथ एक गुड इनकम हो जिससे हम अपना बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सके और साथ साथ कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके हम कहीं और भी सोसाइटी में। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि SSC बैंकिंग मेरे लिए राइट वे है। बिल्कुल। और फिर डीपली और मैं एनालाइज किया तो मुझे लगा कि एक्चुअली मुझे जल्दी करना था, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटा था। मुझे पता था कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी भी चाहिए था। तो मैंने SSC के भी बारे में देखा, कुछ दिन स्टडी किया, बट मैंने देखा कि थोड़ा सा इरेगुलरिटी है वहां पर। बहुत ज्यादा, तो मतलब मैंने, 2-3 साल में आपकी ज्वाइनिंग एंड हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इवन दो आप वहां पे वर्क कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमको लगा कि आपका कोई वैल्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम से नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एक चीज को लगातार पढ़ते पढ़ते बहुत बोरियत भी होने लगती है, एज ए एस्पिरेंट हमको ये लगा। तो मैंने सोचा कि बैंकिंग बहुत ही डायनेमिक सेक्टर है और मैं अकाउंट से भी था तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा। तो सोचा कि बैंकिंग की मैं प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि बहुत फास्ट यहाँ पर जॉब है का मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसलिए सर मैंने बैंकिंग डिसाइड किया। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे जब आपने जर्नी स्टार्ट करी होगी प्रिपरेशन की अपनी, उस टाइम पे यस कौन सर। से ऐसे सब्जेक्ट थे जो कहीं ना कहीं आपको लगा कि ठीक है ये हो जाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आपको लगा कि नहीं यार इन सब्जेक्ट में मेरे को मेहनत करनी चाहिए। सर एक्चुअली क्योंकि जब मैं अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया तो इवन दो मैं जनरल कंपटीशन के बारे में अवेयर उतना नहीं था, तभी से मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था। एक शौक जग गया था अंदर की, थोड़ा सा बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना है हमको। तो मैंने इंग्लिश ऐसे खुद से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इंग्लिश मेरा अच्छा खासा हो गया था, स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद मैथ्स क्लास 10 तक जो भी मैंने पढ़ा बहुत अच्छा मेरा मैथ था। और मैंने पाया कि जिस का लेवल टफ हो सकता है, बट सब्जेक्ट का फैमिलियर था, तो मैथ्स इंग्लिश में मुझे कोई इशू नहीं था। रीजनिंग थोड़ा मेरा वीक रहा, बट बाद में जब एग्जाम के टाइम तक आया तो मैंने स्ट्रेटजी अपना बदल बदल के मैं उसको भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और जहां तक करंट अफेयर की बात है तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी अच्छा कर सकता है, अगर वो सिंसियर वो मेहनत उसमें करने लगे, कैसे करंट अफेयर को टैकल करना है। तो वो तो सबके लिए नया है, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से करंट अफेयर किया। अच्छा, GA वाला जो सेक्शन है कहीं ना कहीं यस एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि यस सर। अगर बन गया तो सिलेक्शन के चांसेस कहीं ना कहीं 80 to 90% क्लियर हो जाते हैं। जी और सर जी नहीं सर। बना तो मतलब कहीं ना कहीं आप कितनी भी मेहनत 3 सब्जेक्ट में कर लो, वो गैप फुलफिल आप नहीं कर सकते। यस तो सर यस सर यस सर। तो GA के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब आपने प्री से पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था, या बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन मेरे पास भी कई बार आता है कि सर प्री हो गया अब हम GA स्टार्ट करें क्या। आपको क्या लगता है कि मतलब
प्री के बाद इतना टाइम होता है या कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है? सर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको रियली किसी चीज का जब नीड होता है ना, तो आप उसको दिल जान से करते हैं। आप इंतजार नहीं करते हैं कि प्री खत्म हो और मेंस खत्म हो। बिल्कुल। सर मैं जब 2021 का जब 1 जनवरी आया था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग ने इंटरनली अपना रेजोल्यूशन लिया कि अब से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जस्ट ही कंप्लीट हुआ था। तो मैंने उसी दिन से रेजोल्यूशन ले लिया कि मैं डिसिप्लिन रूप से पढ़ूंगा, क्योंकि 5 साल तैयारी करने से अच्छा है कि क्यों ना 5-6 महीना में अच्छे से अपने को मेहनत कर दें। दैट इज क्योंकि जब ये 5-6 महीना मैं एक बार मेहनत अच्छा से कर देता हूँ, तो मुझे वो 5 साल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल में मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जो कि अभी मैं उसको आगे नहीं देख पा रहा हूँ। तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ डिसिप्लिन वे में किया जाए। तो सर मैं हर रोज सुबह में उठता था, मैं पहले जीए करता था। मैं जो भी 5:30-6 बजे कभी भी जब भी उठता था, तो मैं अपना दिन का शुरुआत जीए से करता था, उस दिन का कंप्लीट करता था। फिर कुछ दिन का मैं रिवाइज भी करता था। तो ऐसे में 1 जनवरी से मैंने अपना मतलब आदत लगाया, और लगातार पूरे 2022 तक मैं करते रहा। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ सर। हालांकि बोला जाता है कि 4-5 महीने का क्वेश्चन मेजोरिटी आता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पीछे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को सर इजिली कर सका, और 1 नंबर 2 नंबर कंपटीशन में सर बहुत मायने भी रखता है। लोग 0.25 से छूटते हैं। बिल्कुल। तो मेरा इस जीए का स्ट्रैटेजी था ये। अच्छा, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है बायजूस एग्जाम प्रेप पे? अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं दिए तो हैं ये सर। कितना कितना फ्रूटफुल थे, और लेवल ऑफ मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको? सर एक्चुअली मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मॉक टेस्ट के बिना हमको लग रहा है कि एग्जाम देना जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आप किनको compete कर रहे हैं, जब आपको यही नहीं पता है, तो आप वो पता करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपके परसेंटाइल क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि सर मॉक टेस्ट होना कैसे चाहिए। मैंने बहुत सारा अदर सोर्स भी लगाया है। कहीं कहीं क्वेश्चन कुछ बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, कहीं कुछ ज्यादा इजी हो जाता है। बट मैंने बायजू एग्जाम प्रेप का देखा, और मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव रूमर्स भी है कि आई थिंक क्वेश्चन डुएबल एकदम नहीं होते हैं, जिससे बहुत सारे एस्पिरेंट पहले ही डर जाते हैं एग्जाम जाने से पहले। वो नेगेटिव चीज की वजह से कि क्या होगा डर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। तो मुझे लगता है उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और उस मेहनत का रिजल्ट क्या है, आपको मॉक टेस्ट में दिखेगा। आप मॉक टेस्ट लगाओ, जब आपका परसेंटाइल 95 99 आने लगता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है, और आप एग्जाम को भी एक क्या बोलते हैं ना, मॉक टेस्ट टाइप का ही आप लेते हैं, जो कि मेरे साथ वैसे ही हुआ सर। मैं मॉक टेस्ट देता था, बहुत अच्छा मुझको लगता था, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता था अंदर, और एग्जाम जाने बिना स्ट्रेस के आदमी जाता था और एग्जाम देता था। और पिछला साल मैंने जितना भी सर एग्जाम दिया, हर एग्जाम मैंने सर क्रैक किया है। इवन सर मैंने जीआईसी भी दिया था, ओके। जिसमें लगभग 10 वैकेंसीज था। उसको भी सर मैंने क्रैक किया। इंटरव्यू तक मैं मुंबई गया, बट इंटरव्यू को मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि इंटरव्यू मेरा थोड़ा सा गलत चला गया। फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था। तो सर वो एक्चुअली मॉक टेस्ट का ही रिजल्ट था। अच्छा, कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने? मतलब आपने पिछले साल लगभग सारे एग्जाम निकाले हैं, तो यस आई सर। कैन इमेजिन कि आपने 100 150 200 मॉक टेस्ट तो दिए होंगे कम से कम। आई थिंक मोर देन दैट सर। आई वुड हैव सर, आई वुड हैव अटेम्प्टेड मोर देन 500 मॉक टेस्ट। 500 मॉक टेस्ट? या फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सर, बायजूस, या बहुत राइट। सारे सोर्सेस से मैंने मॉक मतलब लिया जो भी टोटल फ्री ओवरऑल होता था। in the complete year, more than 500 mock tests you have नहीं, attempted? एक्चुअली सर उससे पहले मैं तैयारी करता था, बट ग्रेजुएशन नहीं था, तो मेरे लिए एक लिमिटेशन था कि मैं अभी ज्यादा मतलब मतलब कर करेगा। सही बात है। तो मैं टेस्ट में लगाता था। लेकिन एक होता है ना, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो मुझे लगा कि अब मेरा जर्नी रियल शुरू हो रहा है, बिल्कुल। अब मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। तो मैंने वहां से बेस्ट डिसीजन लिया। मॉक टेस्ट तो पहले से मेरा आदत था, जीए को थोड़ा सा और मैं फोकस करने लगा हूं, क्योंकि मुझे पता था ये गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। बिल्कुल। तो मैंने इजी टफ सब लेके चला। मैंने टफ ही पढ़ा, तो इजी ऑटोमेटिकली कवर हो गया, और जितने भी एग्जाम आए जीए में कंफर्टेबली कर सका सर। अच्छा, आपने बायजूस एग्जाम प्रेप पे ऐप देखी है? तो ऐप पर क्विज आती है, डेली बेसिस पे यस या सर। डेली क्विज आती है, हाँ तो हाँ हाँ। कितना आपको हेल्पफुल लगा जिसमें वो? क्योंकि पहला बात, इंग्लिश आप पढ़ने से अच्छा है कुछ क्वेश्चन बनाइए इंग्लिश से रिलेटेड। जब आप बनाते हैं तो आपका स्ट्रांग होता है। मैंने बायजू एग्जाम प्रेप का मैंने शुरू में बहुत ही इस्तेमाल किया है, स्पेशली मेरा इंग्लिश स्ट्रांग जो हुआ, आई थिंक बायजूस का उसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं बुक से सिर्फ रूल पढ़ सकता हूँ, उसका प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो तो क्विज मुझे लगाना ही पड़ता है। तो मैंने बायजू प्रेप का बहुत सारा क्विज लगाया, और उसका प्लस क्वेश्चन कुछ गलत भी होते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा रहता है।
तो एक्सप्लेनेशन देख के अगर आपको कोई मिस्टेक होता है तो आप सीख सकते हैं। और साथ ही सर मैंने मॉक टेस्ट भी बहुत सारा लगाया है बायोलॉजी एग्जाम प्रिप का, और एक्चुअली इसका एनालिसिस पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कभी पुअर परफॉर्मेंस कर गए तो उसमें ये भी फीचर होता है कि कितना नंबर और मैं ज्यादा लाता तो कितने लोगों के बीच में आ जाता, मैंने देखा उसमें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था बायोलॉजी एग्जाम प्रिप का एनालिसिस। ओके, एग्जाम से 15 दिन पहले, मतलब प्री के एग्जाम से 15 दिन पहले और मेंस के एग्जाम के 15 दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? Actually, sir, I think in order to get a big conquest, you need to start at the earliest. मेरा यही मानना है कि अगर आप रियली एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आप 10 दिन 15 दिन के स्ट्रेटजी के चक्कर में रहे ही मत। आपको रियली कुछ बड़ा चीज करना है तो आपको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो मेरा जैसे पहले था वैसे एग्जाम के लास्ट दिन तक प्रिपरेशन था, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर था तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं रहता था, मैं जाता था नॉर्मली एग्जाम प्रिपेयर होता था। तो बेटर यही है कि प्री के बाद जीए पढ़ने से अच्छा 14 दिन स्ट्रेटजी देखने से अच्छा है कि आप पहले से सीरियस हो जाओ। क्योंकि जब आदमी का सर वाई क्लियर होता है ना कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो वो अपना हाउ कैसे खोज लेता है, वो इंसान खुद खोज लेता है। तो आप अपना पहले देखिए कि आपका नीड क्या है, वाई आप क्यों कर रहे हैं। जब आपका ये स्ट्रांग होगा ना तो आप 14 दिन के चक्कर में नहीं रहिएगा, 20 दिन के चक्कर में नहीं रहेगा, शॉर्टकट तरीका के चक्कर में नहीं रहेगा। जो डिमांड करता है एग्जाम आप उसके चक्कर में रहिएगा। तो मेरा मानना है कि 14 दिन के चक्कर में मत रहिए, पहले से ही आप शुरुआत कर दीजिए जो जो चीज है। अच्छा, मेंस के आपने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे अप्रोक्स मेंस के एग्जाम के पहले? तो मतलब प्री के पहले भी आपने कुछ मेंस के मॉक दिए होंगे? हाँ सर, वो तो मैं देता ही रहता था, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता था तभी भी मैं मॉक्स लगाता था, प्री तो मेंस में हमेशा लगाता ही रहता मेंस था। के एग्जाम से पहले आपने कितने मॉक दिए होंगे और लगभग कब तक दिए होंगे? जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में कहीं ना कहीं प्री क्लियर होने के बाद ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि जी सर सर। एक तो मेंस के मॉक भी बड़े बड़े होते हैं, टाइमिंग भी अच्छा खासा होता है, तो एक हाँ हो सर। गया आपको बैठना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे तक बैठे रहे कंटिन्यूस। और हम्म, उसके बाद अगर आपने टारगेट कितना सेट करा है कि मेरे को मेंस के मॉक से पहले इतने मॉक देने चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी? हम्म, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी अगर कोई रिलेवेंसी के साथ अगर फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा चीजों को फोकस कर पाएगा। एक्चुअली सर मेंस से पहले मैं क्या करता था कि मैं मेंस का मॉक लगाता था। और जहां तक बैठने की बात है तो मैं भी बोला कि आपकी नीड कितनी स्ट्रांग है, सबसे बड़ी आप फोकस इस पे कीजिए। आपकी नीड स्ट्रांग है तो आप बैठिएगा जरूर। वो आपने देखा कि 2 घंटा का मौका है, 3 घंटा का मौका है, अदरवाइज आपको फेलियर मिलेगी। ये बहुत ही क्रूअल फैक्ट है जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल। कंसिडर करना है। और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बैठ रहे हैं और तभी हम्म, एग्जाम क्रैक होता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि सर अगर आप रियली मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं है कि जिसको आप क्रैक ना कर सकें, क्योंकि पढ़ने वाले लोग कम हैं, बिल्कुल। भले और नंबर आप देखिए ज्यादा कि है। 20 लाख में से 10,000 लोग तो पूरे, अगर 20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं हाँ। एक एग्जाम का और 10,000 सीटें, तो 10,000 बहुत आसानी से ऐसे लोग होंगे जो बहुत मेहनत से काम कर रहे होंगे। तो कहीं ना जी कहीं जी जी। आपको अगर उनको बैकलॉग पे डालना है कि उनका एग्जाम ना निकले या वो कम मार्क्स से रह जाए, तो आपको उनसे जी ज्यादा सर। मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। जी सर। जी। जी सर। तो बिल्कुल। वही है, स्ट्रॉन्ग आपको, आपका रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भर देना ही बड़ी बात नहीं है, आपको कहीं ना पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और बहुत लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए पहले से ही। अच्छा, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, जो मतलब जी जिससे कहीं ना कहीं वो सुन के थोड़ा सा उनको भी ये लगे कि कहाँ पे क्या गलतियां हैं या फिर कौन सी डायरेक्शन जी में चीजों को लेके चलना चाहिए? जी। सर एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट जो हो गए हैं उनको जीए एट द अर्लीस्ट शुरू कर देनी चाहिए ऐसे एग्जाम के लिए। उनको इंतजार नहीं करनी चाहिए कि कब वैकेंसी जाएगी कब नहीं, क्योंकि वैकेंसी आना ही होता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा फास्ट पहले वो भी हो सकता है। तो आपको जीए शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अदर सेक्शन वीक भी है तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कंपेंसेट कर सकता है। तो आपको जीए, और वो भी नहीं, अच्छे से शुरुआत कीजिए। जस्ट आप रेजोल्यूशन लीजिए कि इस बार हमको क्रैक करना ही है। आप मीन्स उतना वर्क कीजिए जिससे आपके अंदर ये फीलिंग आने लगे कि रियली मैं जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं दे रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आई थिंक सर जब ये आपके अंदर फीलिंग आ जाती है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो समझिए कि आप राइट वे पे हैं सर। तो आप जिए हमेशा डिसिप्लिन वे में पढ़िए, और रिवीजन इज द मस्ट। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, जिस दिन से आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि जीए याद करने की भी चीज नहीं है, रिवाइज उसको करते रहिए। अच्छे से रिवाइज कीजिए, सोर्स अच्छा ढूंढिए और पढ़िए। साथ में मॉक टेस्ट तो लगाना बहुत ही जरूरी है।
मॉक टेस्ट लगाइए, आप देखिए कि परसेंटाइल आपकी क्या है। मैं ये बहुत फोकस देना चाहता हूँ, परसेंटाइल आपकी क्या है, परसेंटाइल आपके कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए कि अगर आपके खराब परसेंटाइल आ रही है तो आपको पता है कि आपकी कमी भी क्या है, कोई अगला नहीं बता सकता है। उस कमी पे फिर मॉक के बाद आप जाके वर्क कीजिए, और आप इसे करिएगा तो श्योरली मैं बोलता हूँ कि गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी। और आप एक ग्रेजुएट हैं, आपको भी ये पता है, और आपके बारे में स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या है। सो रोज मॉक लगाइए, और उसके बाद जो वीक एरिया उस पर आप वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी क्या होगी, परसेंटाइल इंक्रीज करेगी सर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, कहीं ना कहीं जी सर। मैं हर किसी से पूछता हूँ कि जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, लाइफ में कोई भी जी काम, तो इतना परफेक्शन किसी के पास नहीं हो सकता कि मैंने शुरुआत करी और मैं बिल्कुल सही जी सर। मतलब जी मैंने सर। जी सर। बिल्कुल जी सर। काम शुरुआत करो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलता चला गया, वो एक एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है। बट हाँ कई सर। बार हाँ होता है कि हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं किसी के कहने पे, या फिर खुद हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बाद में हमको पता पड़ता है यार ऐसे तैयारी नहीं करनी, यार ये गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे और कहीं ना हम्म। कहीं नेगेटिविटी भी आ रही है, तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं बट गोल सेम है, निकालना है। ऐसा कुछ जी आपके जी साथ था, जी। कोई ऐसी हाँ डायरेक्शन सर। आपके साथ हो जिससे हो सकता है उसी डायरेक्शन पे स्टूडेंट्स हो कोई, तो वो भी अपने आप को चेंज कर पाए। हाँ तो सही बात है सर, क्योंकि कोई भी शुरुआत करता है तो परफेक्शन नहीं होता है। मैंने भी सर शुरुआत किया था, तो मैंने मॉक टेस्ट शुरू में लगाता था तो 30% 40% भी मेरा आया हुआ है। और प्रिपरेशन के जब लास्ट में मैं 99% भी मैं लाता था। बिल्कुल। तो ये सब जर्नी जो है सर, वो मैं बायजूस प्रिप का भी वीडियो बहुत सारा देखा हूँ, साथ साथ अदर सोर्स का भी मैंने यूज किया है। और मैं अपना खुद का एनालाइज करता था और देखता था कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस टाइप के मैं क्वेश्चन को बनाता था, प्लस फिर मैं क्लास भी देखता था कि टीचर्स उस क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी सबसे बड़ी बात नहीं है, आप उसको कैसे बना रहे हैं वो भी मैटर करता है, क्योंकि हमको कम टाइम में भी क्वेश्चन बनाना होता है। तो मैं वैसे बहुत सारा तरीके ढूंढता था, और जो तरीका मुझे लगता था कि इससे मैं टाइम कम कर सकता हूँ, मैं उसको हमेशा इम्प्लीमेंट करता था। रीजनिंग में मेरा वैसा ही था। मैं क्या करता था, पहले 2-4 बार पजल बनाया था, तो कभी कभी होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, जिससे पजल गलत हो जाता है और टाइम हम लोग का बर्बाद होता है। तो उसके डर से मैं हमेशा पजल को धीरे धीरे पढ़ने का आदत डाल दिया था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा, उससे क्या होता था, मैं रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाता था। बट जब मैंने उस डर को छोड़ा और सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा रिस्क और सही से पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने वैसे किया, तो मेरा रीजनिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई। पजल मेरा पहले बहुत टाइम लगता था बनाने में, लेकिन मैंने तरीका क्या सोचा कि मैं अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ूंगा और डायरेक्ट उसको मैं पजल पे इम्प्लीमेंट करूंगा लिखने के बजाय। उससे मैं क्या करता, पजल को पढ़ता था और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ता था और डायरेक्ट मैं बनाता था। इससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा सर घट गया, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और पजल भी मैं बहुत ज्यादा फास्ट बनाने लगा सर। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि मतलब आपने पिछले साल तैयारी करी और पिछले साल ईच एंड एवरी एग्जाम आपने क्रैक किया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके साथ है कि एक बार में सारे एग्जाम निकालना, और उसके बाद भी एग्जाम निकलने के बाद भी वो परस्यू रखना कि नहीं, मेरे को एनआईएसीएल भी निकालना है, एसबीआई पीओ भी निकालना है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक एग्जाम निकल गया उसके बाद दे आर जस्ट लाइक कि चलो एक एग्जाम निकल गया, ज्वाइन करते हैं, खत्म करते हैं। बट वेरी जी गुड, जी। बहुत शानदार। बट फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है सर कि एस्पिरेंट को क्या करनी चाहिए, वो एक पार्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करना। बहुत सारा एस्पिरेंट का देखा है, आईबीपीएस पीओ का मैं कैसे क्रैक करूँ, एसबीआई पीओ का कैसे क्रैक करूँ, एसबीआई क्लर्क कैसा करूँ। हमें पता है कि सबका सिलेबस सेम है, तो बिल्कुल। मुझे क्या करना चाहिए कि बढ़िया से बस अपने सिलेबस पे हमें स्टिक रहना चाहिए, मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, और अपने को एनालाइज करते रहना चाहिए। और जब आपको लेवल बन जाएगा तो फिर आपको सोचने की नहीं पड़ेगी कि 10 वैकेंसी या 300 है या 4000 वैकेंसी है। आपकी जब प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है तो फिर कोई भी आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, उसके लिए कोई पार्टिकुलर स्ट्रेटजी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप अपने सिलेबस पे स्टिक कीजिए, मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए आप कहाँ पे लैकिंग कर रहे हो, उस पर वर्क कीजिए। और इससे बड़ा कुछ आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। और सेल्फ रिलायंट बन जाइए, मीन्स होता है ना, अपना डिसीजन खुद लेने के लिए बन बिल्कुल जाइए। सही बात। मुझे करना है तो फिर आप रास्ता खोजेंगे ही खुद ना खुद। बिल्कुल। चलिए, अरमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो बिल्कुल आपके कहीं थैंक ना यू कहीं सर। जो स्ट्रेटेजी रही है वो और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन बनेगी, और कहीं ना कहीं उनके एक सेल्फ बिलीव भी उनके अंदर आएगा कि
जब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जब आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, सिर्फ अंदर इंसान के विश्वास होना चाहिए और एक करने की चाह जी होनी चाहिए। बिल्कुल। जी सर, जुनून होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी शुरुआत की थी, मेरा भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस था, बट मैंने वर्क किया, मोटिवेशन था कि मुझे करना ही करना है, तो फिर मैंने रास्ता भी खोजा और मैंने क्रैक भी किया। तो आप भी कर सकते हैं, मुझे विश्वास है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द थैंक यू फ्यूचर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।